साहब ने ओथ में लिखा है ताकि निसार साहब बहुत परेशान थे और वो बार बार अपने रजिस्ट्रार को कह रहे थे कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मियां आमिर फारूक साहब उनसे रब्ता करें तो उनको मैसेज दे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो बेल वो जनरल इलेक्शन से पहले उसका फैसला नहीं होना चाहिए। अगर राना शमीम साहब झूठ बोल रहे हैं इनको बदतरीन सजा दी जाए, अगर ये सच बोल रहे हैं तो फिर जस्टिस साकिब निसार की जगह जेल में। सर्दियां आती हैं तो सर्दी के साथ साथ बीमारियां आती हैं, इसी तरीके से पिछले 3 साल से सर्दियां आती हैं तो ये पीडीएम वाली बीमारी भी आ जाती है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम का संगीन इल्जाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक जस्टिस राना शमीम को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। क्या हुकूमत के इत्तेहादी अब हुकूमत से मुतमईन हैं? पूछेंगे वजीर ममलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली सरताज गुल से, MQM के सीनियर रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन से, काफ लीग के सीनियर रहनुमा कामिल अली आगा से और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से। वेलकम टू द शो। 5 जुलाई 2018 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने इवन फील्ड रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ को 10 बरस कैद बामुशक्कत और 80,000 पाउंड जुर्माने की सजा सुनाई थी, जबकि मरियम नवाज को 7 बरस कैद और 20,000 पाउंड जुर्माने की सजा मिली थी। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज इस वक्त लंदन में मौजूद थे। 12 जुलाई को वो पाकिस्तान पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 16 जुलाई 2018 को इन सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर की गई, जबकि 25 जुलाई को मुल्क में आम इंतखाबात होने थे। अब मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सजाओं के हवाले से एक नया मामला सामने आया है। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम ने इल्जाम लगाया कि उनके सामने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज को हिदायत दी थी कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को 2018 के इंतखाबात से कबल जमानत नहीं मिलनी चाहिए। इस बारे में आज सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने लिखा कि गिलगित बल्तिस्तान साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम ने अपने मुसद्दका हल्फनामे में यह कहा कि वो उस वाक़े के गवाह थे जब उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने हाई कोर्ट के एक जज को हुक्म दिया था कि 2018 के आम इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत पर रहा ना किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर तरीन जज राना शमीम ने अपने हल्फिया बयान में यह भी लिखा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ आम इंतखाबात के इनेकाद तक जेल रहना ही चाहिए। जब दूसरी जानिब से यकीन दहानी मिली तो साकिब निसार पुरसुकून हो गए और एक बार फिर चाय का कप तलब कर लिया। दस्तावेज के मुताबिक राना शमीम ने यह बयान लंदन में ओथ कमिश्नर के सामने 10 नवंबर 2021 को दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मनिल्ला ने इस मामले का नोटिस लेते हुए साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए उन्हें तलब कर लिया है। मरियम नवाज ने इस मामले पर अपनी ट्वीट में कहा है कि उस शख्स से डरना चाहिए जो सब्र करे और अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दे। इसमें जालिमों के लिए बहुत बड़ा सबक है। मुस्लिम लीग नून ने इस इल्जाम को मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज की बेगुनाही का सबूत करार दिया है। साबिक वज़ीर आज़म शाह खाकान अब्बासी कहते हैं कि यह नहायत अहम मामला है, इसमें एक साबिक चीफ जस्टिस मुलविस है। लेट्स वॉच द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। मुल्क के निजाम में मुदाखलत है, गैर आईनी मुदाखलत है। आज चीफ जस्टिस मुलविस है मुल्क का, दूसरा चीफ जस्टिस कह रहा है एक सिटिंग जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नाम आया है। क्या हम इसको मामूली बात समझकर भूल जाएं? क्या ये बात पार्लियामान में नहीं आनी चाहिए? जब इस मुल्क का सबसे बड़ा जज मुदाखलत करके ये कोशिश करेगा कि उस शख्स की बेल तक ना हो सके, तो फिर आप ये सोच लें कि जो जज बशीर मोहम्मद था वो उसने फैसला कैसे किया होगा। जब आईनी इदारे अपनी हदूद में नहीं रहेंगे, मुदाखलत करेंगे, इलेक्शन में मुदाखलत करेंगे, तो फिर अवाम को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि एक शख्स को इलेक्शन जितवाने के लिए नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में रखा गया, उनको भी देखिए। आज ये साबित हो गया है कि एक प्रोसेस जो फ्लॉड था, उसके बाद जो प्रोडक्ट आया उसने 40 महीने में पाकिस्तान को क्या दिया, और वो प्रोडक्ट जो था वो इमरान खान था। उसने क्या दिया है? महंगाई दी है, तबाही दी है। आइन जो है वो शटर हो जाए,
तो इस मुल्क में बाकी कानून की क्या हैसियत रह जाती है? तो सियासी तौर पे, अखलाकी तौर पे, आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे इमरान खान इस वक्त दिवालिया हो चुका है। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि इस खबर के बारे में एक अखबार ने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। जिस जज का नाम लिया वो तो बेंच में शामिल ही नहीं थे। लेट्स वॉच द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। अचानक चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख्याल आया और उन्होंने फ़ोन उठाया और कहा कि जी ये फलाने जज को फ़ोन कर दें। उस अखबार ने ये भी चेक करना मुनासिब नहीं समझा कि जिस जज का वो नाम ले रहे हैं वो जज बेंच में ही नहीं है, और आपने एक पूरे सिटिंग जज का नाम लेके आपने इतनी बड़ी हेडलाइन लगा दी, अखबारें लगा दी। बहुत ही मैं समझता हूँ गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया अखबार की तरफ से। फॉर्मर चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने जो कहा है पहले वो देख लीजिए। उससे पहले भी उनका बयान आया है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन पहले टुनाइट विद फरिया से बात करते हुए चीफ जस्टिस साकिब निसार जो कि ये कह रहे हैं कि वो ऑन एयर आके बात नहीं कर सकते लेकिन अपना मौक़िफ़ ज़रूर देना चाहते हैं। फॉर्मर चीफ जस्टिस साकिब निसार ये कह रहे हैं कि ये बयान हल्फी एक सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा है। मैंने कभी किसी जज को नवाज शरीफ को जमानत देने या ना देने के हवाले से नहीं कहा। लंदन से बयान हल्फी जारी होना मायने खैज है। ये नहीं कहूँगा कि नवाज शरीफ इसके पीछे है, लेकिन मीडिया इसका तज्जिया खुद करे। वेरी इंपॉर्टेंट जो साकिब निसार साहब ने किया। ये हमने उनसे सवाल किया था, जब हमने उनसे ये सवाल किया कि क्या आपको कौन लग रहा है कि इसके पीछे कौन हो सकता है, तो उस पर उन्होंने ये कहा, बल्कि नाम लेके पूछा गया कि आपके ख्याल से कि क्या ये फिर नवाज शरीफ साहब ने करवाया, तो उन्होंने कहा ये नहीं कहूँगा कि नवाज शरीफ इसके पीछे हैं, लेकिन मीडिया इसका तज्जिया खुद करे। और मीडिया का लफ्ज बार बार साकिब निसार साहब इस्तेमाल करते रहे, बार बार जोर डालते रहे, बार बार कहते रहे कि ये मीडिया की जिम्मेदारी है। आप बताएं, आप सोचें कौन है इसके पीछे, मीडिया बताए, ये मीडिया का काम है, ये मीडिया ने ढूंढना है कि कौन है, मीडिया ने बताना है। सो अगेन आई रिपीट, ये बयान एक हल्फी एक सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा है। सेज फॉर्मर चीफ जस्टिस साकिब निसार व्हाइल टॉकिंग टू टुनाइट विद फरिया, ही सेज मैंने कभी किसी जज को नवाज शरीफ को जमानत देने या ना देने के हवाले से नहीं कहा, किसी भी जज को नहीं कहा। दिस इज व्हाट ही सेड। लंदन से बयान हल्फी जारी होना मायने खैज है, कोट एंड कोट। देन ही सेज मैं ये नहीं कहूंगा कि नवाज शरीफ इसके पीछे हैं, लेकिन मीडिया इसका तज्जिया खुद करे। अगेन आई रिपीट के मीडिया का उन्होंने खास तौर पे बार बार जिक्र किया था। फैसल चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। पूरे दिन की जो आज पेशरफ्त है उस पर आपके कमेंट्स और फिर जो चीफ जस्टिस साकिब निसार का मौक़िफ़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस साहब हैं राना शमीम साहब, उनका जो बयान अल्फी सामने आया है उसमें जो आप ये कहें कि इंकशाफात उन्होंने किए हैं या जो उन्होंने एतराफ़ात किए हैं, जो उन्होंने चीज़ें या बयान किए हैं, वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान के आइन के लिए, पाकिस्तान की रूल ऑफ लॉ के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अगर उसका मैं समझता हूँ कि 50% भी, और हमारे पास कोई ऐसी फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं है कि हम उनको कहें कि वो झूठ बोल रहे हैं। अब दो बातें हो सकती हैं, या वो जो कह रहे हैं वो सच है या वो जो कह रहे हैं वो सच नहीं है। तो मैं पहले एजम्पशन पे आता हूँ कि अगर वो सच है तो इससे बड़ा भयानक मजाक पाकिस्तान के साथ, हमारे आइन के साथ, हमारे सियासी निज़ाम के साथ हो नहीं सकता कि मुल्क का एक सिटिंग चीफ जस्टिस एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के बारे में, और वो फॉर्मर नहीं थे, वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके बारे में भी एक कंट्रोवर्शियल फैसला आया कि उन्हें एक और केस में तलब किया गया सुप्रीम कोर्ट में। ये भी आप देखें, अभी आपने साबिक चीफ जस्टिस साहब की जो स्टेटमेंट सुनाई है कि मीडिया फैसला करे, तो मीडिया ये भी फैसला करे कि क्या इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कभी ट्रायल कोर्ट का किरदार अदा किया है। एक सवाल दो तीन सवाल मैं कर रहा हूँ, बहुत क्विक बहुत बड़ा ईरी मोमेंट है कि फॉर्मर चीफ जस्टिस मीडिया से कहीं के इंसाफ करे। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बिल्कुल देखें ना, बड़ा हंगामा खेज है ये मोमेंट नेशन की जिंदगी में, कौमों की जिंदगी में बिल्कुल है। और मैं कह रहा हूँ कि कौमों की जिंदगी में वो भी बड़ा एक हिजान बर्पा करने वाले लम्हात थे कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ट्रायल कोर्ट बन गई थी। ट्रायल कोर्ट नहीं होती, हाई कोर्ट ट्रायल नहीं कर सकती, ट्रायल आपका सेशन कोर्ट तक होता है। सिविल कोर्ट करती है या सेशन कोर्ट करती है, इसके ऊपर ट्रायल नहीं होता।
नवाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट बनी, इल्ज़ाम पनामा का था, नवाज शरीफ को निकाला इस बुनियाद के पे गया कि आपके पास एक अकामा है, वो सारी बातें आपने सुनी। JIT बनी, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर JIT में पेश हुआ, केस आपका जब चला गया एहतसाब जज के पास, तो क्या ये हंगामा खेज हालात नहीं थे कि आपने एक एहतसाब कोर्ट का जज जो सेशन जज होता है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक जज बिठा दिया एज मॉनिटरिंग जज? मैं मोटी मोटी बातें कर रहा हूँ, ये सारी कौम नहीं देख रही। तो हमारे पास क्या ऐसा सबूत है कि हम कहें कि राना शमीम साहब आज झूठ बोल रहे हैं? 3 साल थे राना शमीम, आज देखिए मैं नहीं कह सकता ये, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि 3 साल बाद क्यों या 2 साल बाद क्यों, या मैं तो ये कहता हूँ कि राना शमीम साहब के पास उसी वक्त इतनी जरूरत होनी चाहिए थी कि वो उसी वक्त कहते जनाब कि इन्होंने यहाँ की हरकत की है और यहाँ ये फोन किया। किसी को मैं कहता हूँ कहना चाहिए था, नहीं बताया, कहना चाहिए था। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि 3 साल बाद, तो मैंने आपको कहा कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब ही नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, बहरहाल अब चूंकि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुलाया तो अभी मजीद चीजें सामने आएंगी, लेकिन ये एक बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है कि मुल्क के चीफ जस्टिस के बारे में इस तरह की बात सामने आ रही है कि वो ज़ातियात की हद तक पाकिस्तान के आप इलेक्शन को इंटरफेयर कर रहे हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को और एक पार्टी के हेड को आप ये कह रहे हैं कि इनको अंदर रखें जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। इसका मतलब पूरे निज़ाम को हाईजैक किया जा रहा है, पूरे इलेक्शन को हाईजैक किया जा रहा है। उसी पे तो फिर हमारा ये मौक़िफ़ है कि ये इलेक्शन रिग्ड है, इस इलेक्शन में इमरान खान को लाया गया है, यही वो फोर्सेस थी जो आपके सामने आ रही हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल फ़र्क है और वो कुछ सवालात आपसे भी उठा रहे हैं। पहले जरा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को देखिए। इसको वेलकम करता हूं आज जो आपने इसको जो सो मोटो नोट शाहिद खान अब्बासी साहब और ख्वाजा आसिफ ने इस नोटिस लेने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें फिर अदालतों को एक्यूज़ किया गया, उनका स्कैंडल बनाने की कोशिश की गई। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इन दोनों हजरात को भी कल अपने सो मोटो नोटिस में बुलाना चाहिए। ख्वाजा इजहारुल हसन, हुकूमत ने एक पोजीशन ले ली है, आपका क्या मौक़िफ़ है? जी ख्वाजा साहब, कैन यू हेयर मी? जी जी मुझे आवाज आ रही है, जी फरमाइए। जी ख्वाजा इजहार को मेरी आवाज आ रही है? जी जी मुझे आ रही है आपकी आवाज। जी ख्वाजा साहब, जी ख्वाजा साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है चीफ जस्टिस साकिब निसार के हवाले से? देखिए ये तो बड़ी एक मेरा ख्याल है कि बड़ी सैर हासिल बहस हो चुकी है कि मीडिया के ऊपर अगर इस तरीके से हम एक 22 करोड़ अवाम अगर इतने बड़े मोतबर इदारों के नुमाइंदों के बयानात इस तरह देखेंगे तो यकीनन पहले ही हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर बड़ी सवालिया निशान और परेशान कुन सूरत हाल है। आम आदमी के लिए इंसाफ फौरी भी नहीं है और महंगा भी बहुत है। तो मैं समझता हूं कि इसको वंस फॉर ऑल यकीनन इस सोमोटो में सेटल होना चाहिए और इसमें जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो क्या कहता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर है, चाहे वो जजेस एंड पर हो चाहे वो मौजूदा प्रोसीडिंग पर हो। तो मेरा ख्याल है इसको ये वंस फॉर ऑल अब जो सोमोटो लिया गया इसमें इसको सेटल होना चाहिए, क्योंकि माजी में भी इस किस्म की चीजें ऐसी आई हैं जिसने मुल्क की सियासत में और स्टेबिलिटी में एक हलचल मचा रखी है। और खुद हम भी जाहिर वकालत के एक तालिब इल्म हैं और हम इस तरह देखते हैं कि जनाब जजमेंट कम और रिमार्क्स ज्यादा मीडिया में घूम रहे होते हैं और वो रिमार्क्स ही इस मुल्क की या फैसले की हियत को तब्दील कर देते हैं। तो वो फिर एक आम आदमी के लिए जज करना बड़ा मुश्किल होता है कि हकाइक क्या हैं, दलाइल क्या हैं और फैसला क्या है। राइट, सो अगर हम यही बात कामिल अली आगा साहब से भी पूछ लें, दोनों हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं, ज़ताज गुल साहब ने हमारे साथ मौजूद होना था, वो कह रही हैं कि पार्लियामेंट में उनको क्वेश्चन आवर में कोई बात पूछनी है, उसके बाद वो आ जाएंगी यहाँ पर। जब तक हुकूमत हमारे साथ मौजूद नहीं है, हुकूमत के इत्तेहादी यहाँ पर मौजूद हैं, अगरचे हुकूमत की अपने मामलात काम पर हैं, वो एक अलग मामला है, उसको हम यकीनन ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेंगे। कामिल अली आगा साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? जो अपना
चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान का बयान सामने आया, उसके ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मुनिल्ला साहब ने नोटिस ले लिया है। तो चूँकि अदालत में ये मामला पेंडिंग है और अतर मुनिल्ला साहब का एतराज़ भी यही है कि जो जारी केसेस होते हैं उनके दरमियान इस किस्म के बयानात जो हैं वो जो अदालती कार्रवाई है उसके अंदर मुदाखलत तस्वर किए जाते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में अब उनके नोटिस के बाद हमें इंतज़ार करना चाहिए कि अदालत क्या फ़ैसला करती है। वो मोहतरम अदालत है, उसने अगर नोटिस लिया है तो उसका इंतजार भी करना चाहिए। इन अदर न्यूज़ जैसे कहते हैं कामिल अली आगा साहब, आज सारा दिन मुस्लिम लीग काफ के हवाले से भी खबरें गर्दिश करती रहीं कि आपके इख्तलाफात हैं, किन किन इशूज़ पर इख्तलाफात हैं और क्या, जैसे कि कई रिपोर्ट हुआ मुस्लिम लीग काफ अब अलहदगी का फैसला कर रही है? जो सबसे बड़ी मुश्किल है और बहुत परेशानी वाली बात है वो ये है कि हुकूमत आम आदमी को डिलीवर नहीं कर पा रही और आम आदमी की तकालीफ जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं और अब तो तशवीशनाक हद तक तकालीफ बढ़ गई हैं, बल्कि आम आदमी के लिए अब अजियत बन गई है। महंगाई, बेरोज़गारी, लॉ एंड आर्डर, अपने डॉलर की कीमत में इजाफ़ा, पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा और बिजली की कीमत में इजाफ़ा, गैस की कीमत में इजाफ़ा, रोज़मर्रा की अशिया जो हैं वो आम आदमी की इस्तिताअत से बाहर होती चली जा रही हैं। और इसकी वजह यह है कि हमारे साथ जो मुआदा था PTI का वो ये था कि डे टू डे इश्यूज़ के ऊपर मुशावरत होगी और मुशावरत के बाद जो है वो जो फैसले होंगे उनके ऊपर अमल दरामद कराना हुकूमत के फ़राइज़ में शामिल होगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 3 साल से ऐसा कुछ ना हो सका और आम आदमी की अजियत बढ़ती चली गई, बैड गवर्नेंस बढ़ गई और बेरोज़गारी में इजाफ़ा होता चला गया। ये देखें ना, EVM का मसला इतना ज़रूरी है कि लोग जो अजियत में हैं उनकी मुश्किल को आसान ना किया जाए, लेकिन EVM एक नया जो है वो इस्तिलाह जो है वो सामने लाई गई है। उसके बाद कई इशूज़ हैं, 40 बिल पड़े हुए हैं जो मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास में हुकूमत लाना चाहती है, लेकिन एक बिल ऐसा नहीं है जिसके ऊपर हमारी जमात के साथ उनको तरतीब देते हुए कोई मशवरा किया हो। तो ये सारी मुश्किलात जो है वो इस नैज पे पहुंच गई हैं कि कल जो पार्लियामानी पार्टी का इजलास बुलाया था उससे 2 दिन कबल भी इजलास हुआ, तवातर के साथ 3 दिन इजलास होते रहे, जिसके अंदर तमाम मेंबरान ने जो है वो अपनी राय का इज़हार किया, अपनी मुश्किलात से आगाह किया और पार्टी क़यादत के सामने हर किसी की राय ये थी कि अब इनके साथ चलना जो है वो मुश्किल है, क्योंकि अगर हम इनके साथ चलते रहे तो इनकी गलतियों का खमियाजा जो है वो हमें इलेक्शन में आके भुगतना पड़ेगा। तो ये सारी गुजारिशात पेश करने के बाद फिर फैसला ये हुआ कि फैसला कि हुकूमत के साथ चलना है या नहीं चलना, इसका सारा मामला जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के सुपुर्द कर दिया गया कि वो जो भी फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। तमाम मामला चौधरी परवेज़ इलाही आप डिसाइड करेंगे। लेकिन कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, इस वक्त जो सूरत हाल है, क्योंकि इसकी इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। अभी डॉक्टर तारिक फैसल चौधरी ने कहा कि या वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। अगर इसमें ऐड करें बात तो 2 मोअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं। एक यकीनन सच बोल रहे हैं और एक यकीनन झूठ बोल रहे हैं। उस हवाले से क्योंकि दोनों की बात में तज़ाद है, ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। लेकिन इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी। फवाद चौधरी साहब ने नून लीग के ऊपर तनकीद की, दोबारा उनको भी सुनिए। से कुछ देर पहले ख़त्म हुई है। तमाम इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत के ऊपर। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, वी विल बी राइट बैक। And welcome
वेलकम बैक। जैसे कि मैंने जाने से पहले कहा था कि हुकूमत अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू या अपनी एक पोजीशन ले चुकी है और उनकी पोजीशन ये है कि साकिब निसार साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा है और वो नज़र ये आ रहा है कि फॉर्मर चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के साथ खड़े हैं। जस्टिस शाइक उस्मानी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जस्टिस साहब, इस तमाम मामले की क्या इम्प्लीकेशन हो सकती है और क्या इसका असर जो सजाएं सुना दी गई हैं उनके ऊपर भी पड़ सकता है? देखिए, बात इसमें यहाँ पे ये है कि ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो फैसला नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ हुआ था क्योंकि बेल को एक्सटेंड ना किया जाए, उस फैसले में किसी का इन्फ्लुएंस था और वो इन्फ्लुएंस अभी तक तो ये दिखाया जा रहा है कि वो साकिब निसार साहब का था। ये इंटेंशन है अभी तक, यानी किसी और का भी इन्फ्लुएंस हो सकता है? वो हो सकता है, लेकिन अभी तक तो यही सामने है। और ये चीज इस वास्ते मंजर आम पे आई है चूंकि जो राना शमीम साहब जो हैं उन्होंने जाके कोई एफिडेविट किया है, वो किस तरह किया है, कहाँ किया है, इसका मुझे पता नहीं। उन्होंने कोई एफिडेविट किया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये हुआ था उनके प्रेजेंस में किसी जज से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज से बातचीत हो रही थी और उन्होंने उस कॉन्वर्सेशन में ये कहा था। तो ये हेयर से है जो कि वो उसका जिक्र कर रहे हैं, यानी उनकी डायरेक्ट नॉलेज नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि ये मेरे सामने ये बात हुई, लेकिन साकिब निसार साहब सामने आ गए, उन्होंने कहा है कि मैंने तो कभी कोई ऐसी बात नहीं की। तो अब ये काफी डाउटफुल हो गया। लेकिन चूंकि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस दे दी है इसकी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी, चूंकि उनका अपना एक जज इन्वॉल्व है, तो इस सूरत में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में तो आपको मालूम है कि इन्वेस्टिगेशन हो सकती है और होगी। और जब कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें जो जज साहब थे, उसका नाम तो मुझे मालूम नहीं, अभी तक मंजर यहाँ पे नहीं आया। तो जज साहब आके वो बोलेंगे, वो कहेंगे कि भी हाँ उनसे बात हुई थी साकिब निसार के साथ या नहीं हुई थी। तो उस पर सारा डिपेंड करता है। अगर वो कहते हैं कि हाँ मुझसे बात हुई थी तो मामला खत्म हो जाता है, फिर यकीनन ये बात सही है। और अगर वो कहते हैं कि नहीं मुझसे बात नहीं हुई थी तो उसको अब साबित करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। राइट। तो ये बात है। बयाने हल्फी की अकेले या इन इटसेल्फ इतनी अहमियत नहीं है आपकी नजर में? जी बिल्कुल, बयान अहमियत की कोई अहमियत नहीं। वो इस बात से वो हल्फी बयान उन्होंने जिक्र किया ताकि उनको सीरियसली लिया जाए, वरना अगर वो सिर्फ बोल देते, कोई स्टेटमेंट दे देते तो कोई नोटिस नहीं लेता। लेकिन चूंकि उन्होंने कहा कि वो बयान हल्फी था, ये पता नहीं कहाँ उन्होंने हल्फ लिया था, तो फिर इस वजह से उसकी नोटिस ली जा रही है। लेकिन अब सारा चीज डिपेंड करती है, चूंकि अब प्रोसीडिंग शुरू हो गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वहाँ पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो हजरात इन्वॉल्व हैं वो क्या कहते हैं। जस्टिस साहब, आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने मीडिया से भी शिकवा किया। उन्होंने कहा जिन ममालिक में लाइबल के लॉज हैं, कवानीन हैं, वहाँ पर इस तरीके से एक बयान हल्फी पे अखबार में बात नहीं छप सकती। क्या ये बात दुरुस्त है कि ये स्टोरी, इसमें वेरिफिकेशन की ज़रूरत थी या इन इटसेल्फ ये एक बहुत बड़ी स्टोरी थी? जैसे कि अंसार अब्बासी साहब एक सीजन जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने ये सोचा होगा कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से है। कानून की नज़र में आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ तक कि जर्नलिस्ट का ताल्लुक है, उनके पास बड़ा लैटिट्यूड होता है, क्योंकि जर्नलिस्ट का काम ये होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, उनका काम ही यही होता है, इसी वजह से वो जर्नलिस्ट है। तो अगर किसी जर्नलिस्ट को कोई इंफॉर्मेशन आती है तो वो ये समझता है इसको फॉरवर्ड करे, अगर उसके पास रीजनेबल ग्राउंड्स हैं उसको फॉरवर्ड करने की, तो मेरे ख्याल में उसमें जर्नलिस्ट का कोई फॉल्ट नहीं है। जर्नलिस्ट ने सिर्फ अपना काम किया है, जर्नलिस्ट, उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो अभी तक जहाँ पर मामला है, क्योंकि ये अब सियासी मामला है, PMLN का मौक़िफ़ ये है कि वो उनके साथ ज्यादती हुई थी या वो सुरखरू हो चुके हैं। क्या इस हद तक हम ये क्लेम कर सकते हैं? देखिए, PMLN का तो एक ही एम है, वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि उनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स हो रही थी उसमें सिर्फ फैक्ट्स या लॉ के ऊपर बेस्ड नहीं थी, बल्कि कोई दूसरे इन्फ्लुएंस पे बेस्ड थी।
उस बेसिस पर ये चीज सामने लेके आए हैं। लेकिन इसको साबित करना उनके लिए जरा मुश्किल काम है, जब तक कि वो जज साहब जो जिनसे बात अगर हुई है साकिब निसार साहब की, वो खुद आके ना कह दें कि हाँ ठीक है मुझसे बात हुई है, तब तक तो मेरे ख्याल में PML के लिए साबित करना बहुत मुश्किल है और उनको इससे कोई फायदा नहीं हो। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। सो डॉक्टर तारिक, थोड़ा सा इट्स टू अर्ली टू कॉल, आप लोगों ने ज़रा जल्दी क्लेम करना शुरू कर दिया इस हवाले से। नहीं देखें, जल्दी या देर की बात नहीं है, जस्टिस साहब ने बहुत अच्छी बातें की, आई मस्ट अप्रिशिएट। लेकिन अब उसमें बात यह है कि इसमें PMLN नहीं है, इसमें डोंट थिंक दिस अ पार्टी। हम कोई पार्टी लेवल पे इसको नहीं ले रहे ना, हम इसको ये कह रहे हैं जनाब के इसमें सियासत इन्वॉल्व करें। हम सिर्फ नवाज शरीफ की ज़ात की और मरीम नवाज़ की ज़ात की बात कर रहे हैं कि उन्हें जो सज़ा दी गई है उसके पीछे क्या बैकडोर फोर्सेस थी जो काम कर रही थी ना, ये एक चीज़ सामने आई है। अब आप देखें, जिस बात के ऊपर मरीम नवाज शरीफ साहबा ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और फिर ये कहा गया था जनाब, उन्हें भी बड़ा कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई थी, उन्होंने अपने पास से कोई बात नहीं की थी। उन्होंने एक पटिशन की बात की थी जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की पटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग पड़ी है, और उन्होंने उस पटिशन में ये बात कही थी कि मुझे ये कहा गया कि नवाज शरीफ को छोड़ना नहीं है, उसे सजा देनी है, वरना हमारे 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। उन्होंने शख्सियत का नाम भी लिया था, याद होगा आपको, ये बात मीडिया पे चली है, कोई ढकी छुपी तो नहीं है। उसके बाद जनाब उस पटिशन को आप पहला इंसिडेंस लें, दूसरा इंसिडेंस लें आप अरशद मलिक साहब की वीडियो को, जिसमें वो ये एतराज़ कर रहे हैं कि मेरे ऊपर जो है वो प्रेशर थे और मैंने प्रेशर में नवाज शरीफ को सज़ा दी है, जबकि वो उस वक्त इस बात से इल्म नहीं थे कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही, ये एक अलग बहस है। वो वीडियो भी किसी भी वक्त रिकॉर्ड का ऐसा बन सकती है, अदालती जो इस वक्त प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उनका ऐसा बन सकती है। तीसरा राना शमीम साहब की ये स्टेटमेंट आ गई है। तो आपको सीक्वेंस से ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के और मरीम नवाज साहिबा के जो ट्रायल हुआ है, इसमें दरपर्दा ऐसी कुव्वतें थीं जो जैसे जस्टिस साहब ने कहा कि हकाइक से मावरा, हकाइक से हट के इन्फ्लुएंस किया जा रहा था जो भी डिसाइडिंग ऑफिसर थे, जज साहब थे जिस भी कोर्ट के, कि आपने इन्हें छोड़ना नहीं है, सज़ा देनी है। तो ये वो मुद्दा है जो नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज शरीफ साहबा की ज़ात के हवाले से हम ये बात कह रहे हैं कि उन्हें अब इन तमाम चीज़ों को उनके केस का हिस्सा ये तो खैर मैं वकील तो नहीं हूँ कि मैं कहूँ ये कैसे बनेगा, ये बन सकता है, उसके लिए हमारी लीगल टीम काम कर रही है। लेकिन एज ए लेमैन मैं ये बात कह रहा हूँ कि फिर इनको उनके केसेस के ट्रायल का हिसाब बनाना चाहिए जो अभी चल रहे हैं, या वो ट्रायल दोबारा होने चाहिए। और बेहतरीन तो ये है कि अगर ये साबित हो जाते हैं तो उनकी सज़ा फिलफौर ख़त्म होनी चाहिए। सो जिस खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ जेल जा सकते हैं तो साकिब निसार भी जा सकते हैं, ये आपका ही मौक़िफ़ है? तो देखिए बात ये है कि अभी आपने देखा होगा, मैं ये बात कोई किसी इसलिए नहीं कह रहा कि जैसे साकिब निसार साहब के खिलाफ कोई अभी कोई ये आ गया है, स्टाम्प पेपर आ गया। अभी आपने देखा होगा कि बांग्लादेश के साबिक जो चीफ जस्टिस हैं वो बदनवानी के इल्ज़ाम पे अभी उन्हें सजा हुई है ना। तो अगर किसी भी मुल्क का कोई चीफ जस्टिस किसी भी वक्त बदनवानी में किसी मैल प्रैक्टिस में कोई मुकद्दस गाय नहीं अगर इन्वॉल्व होगा तो सजा हो सकती है। और आपने सही कहा, प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक कहा, अभी कहा मुकद्दस गाय कोई नहीं है। सो नोबडी ठीक है। हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ख्वाजा इजहार भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमें अभी कामिल अली आगा साहब ने अपनी रिजर्वेशंस बताई, उनसे पूछने के बाद कि MQM क्या कह रही है हुकूमत के हवाले से, क्योंकि यकीनन इत्तेहादियों की तरफ से हुकूमत को इस वक्त एक मुश्किल वक्त का सामना है। वी विल बी बैक राइट आफ्टर ब्रेक। And welcome back. ख्वाजा इजहार हसन, PMLQ के अपने मामलात हैं, MQM भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, लेकिन हमने माजी में भी देखा है कि जब भी प्रेशर का टाइम आता है तो दोनों जो इत्तेहादी जमातें हैं वो इकट्ठे ही नाराज़ होती हुई नजर आती हैं। इसकी क्या वजह है? नहीं देखें PML का पॉलिटिकल ग्राउंड और उनकी डिमांड्स डिफरेंट है। हमारा पॉलिटिकल ग्राउंड और हमारी डिमांड न सिर्फ डिफरेंट है बल्कि रिटर्न मीडिया के सामने मौजूद हैं, और उसके ऊपर हम तो डे 1 से बार बार गवर्नमेंट को अच्छी सजेशन दे रहे हैं। ये मैं नहीं कहता कि माजी की हुकूमतों में कहीं कीमत 2 रुपए भी कम हुई होगी। हर दौर में हमेशा पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, गैस की कीमत बढ़ी है, IMF के दबाव रहे हैं, लेकिन हम समझते कि इस बार कुछ हमारा ज्यादा ही इकोनॉमिक सिस्टम बेकाबू हो गया, जिसकी शायद वजह हमारी टीम, एक्सपर्टीज,
या जो हमारी आवाम से तवक्कुआत थी वो सारी मुतासर हुई है। और सिर्फ हम तो नहीं डैमेज हो रहे ना, पीटीआई का क्लेम तो इलेक्शन से पहले हमसे बहुत ज्यादा बुलंद था, और पीटीआई को ये बात पता भी थी कि करप्शन भी है इस मुल्क में, मनी लॉन्ड्रिंग भी थी इस मुल्क में, अमन के मसले भी हैं। तो हम ये समझते थे कि शायद हम 2 जमातों के साथ 3 दफा रहे हैं, तो इस बार प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की लीडरशिप के साथ जो टीम होगी वो शायद कोई ड्रास्टिक चेंज करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3.5 साल गुजरने के बाद अब तो उम्मीदें मध्यम होती चली जा रही हैं कि अब कैसे हम आगे सरवाइव करें। अपने हलकों में हम लोगों को हमें डिलीवर करना है। ठीक है, हमें ये बात मालूम है कि हैदराबाद, सक्खर, जो शहरी सिनेमा, तो पीपल्स पार्टी हमारा बगैर कहे जवाब अवाम के पास मौजूद है, क्योंकि बदतरीन 13 साल की कारकर्दगी है। लेकिन कौमी स्तर भी तो हमें एक जवाबदेह होना है। ख्वाजा साहब, अगर हम इसको अब एक एंटायरिटी में देखें, और मुझे पता है आप बिल्कुल खुलकर जवाब देंगे, तो अगर तब्दीली का आपने खुद जिक्र किया कि आप ये समझे कि तब्दीली आएगी, और बहुत सारे लोग ये समझकर ही वोट डाला था, इसीलिए आपने अलायंस किया, तो ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 कितनी तब्दीली आपको नजर आई है कराची की सतह तक? क्या क्योंकि कराची में तो वोट बैंक है पीटीआई का। लेकिन मैं स्केलिंग तो आम आदमी के इंडिकेटर है ना, गरीब मुतवस्सित तबके की जमात है, तो मैं तो मोटरसाइकिल वाले की बात करूंगा, की बात करूंगा, डेफिनेटली मैं उसी तबके की बात करूंगा जिस तबके ने मुझे वोट दिया है। अब मेरा हल्का न्यू कराची है, तो वो हल्का मेरा परेशान है, 25,000 30,000 रुपए में कोई आदमी गुजारा नहीं कर पा रहा, तो लाजमी सी बात है मेरे लिए स्केलिंग तो बहुत ही मुश्किल है। मैं तो उससे बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं, लेकिन हाँ कुछ चीजें ऐसी थी जो हमें उम्मीद थी हो जाएगा। मिसाल के तौर पर 3 सूबों में मकामी ताकतवर हुकूमतें आ जाती, वसाइल भी नीचे चले जाते और मसाइल भी लोगों के हल होते। ऐसा नहीं हो सका। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन 3 सूबों में हमारी हुकूमत है, हम नहीं ला सके। हम सिंध को रोते हैं कि एनएफसी करके वो अरबों रुपए खा गए, लेकिन बाकी सूबों में नहीं ला सके। हम जाली डिग्रियों, जाली डोमिसाइल की रोकथाम नहीं कर सके, मेरिट पर नौकरियां नहीं दे सके। तो लॉट ऑफ स्मॉल इशू जो इंडिकेटर से इमरान खान साहब बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल कर सकते थे उसके ऊपर, और मैं समझता हूँ सूबे सिंध को में मिसाल बना सकते थे कि भाई देखो बाकी 3 सूबों में आखिर जेपीके में पुलिस के निजाम का पूरा पाकिस्तान उसकी तारीफ की है ना, तो यही निजाम हमारे यहाँ हमें सोचना पड़ेगा ना। पंजाब में 6 IG क्यों तब्दील हो रहा है? ठीक, सोचना पड़ेगा कि हम बलूचिस्तान में या पंजाब में वो आइडियल सिचुएशन क्यों नहीं दे पा रहे। हम के तो जब हम सिंध को भी उनकी पुलिस गर्दी और उनकी जो ये बदमाशी हम उसको फिर ललकारें। सो इन कंपैरिजन आप कह रहे हैं कि हम दिखा सकते थे, अगर सिंध में नहीं भी हो सकता था तो पंजाब पुलिस को उस लेवल पे लेके जाते, या खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऐसा सिस्टम हो कि आप कहें कि इसको एम्यूलेट करना चाहते हैं हम सिंध में। ये ख्वाजा इजहार हसन की पॉइंट आगे सबसे बड़ा इंडिकेटर जी इंडिकेटर लोकल गवर्नमेंट है, सबसे बड़ा इंडिकेटर। एब्सोल्युटली ठीक। सो अगर डॉक्टर तारिक आपसे अब हुकूमत ने बुला लिया है, दोबारा मुश्तरका इजलास तलब किया है, आप कितना तैयार है अपोजिशन उसको फिर आपने नाकाम बनवाना है? देखिए अपोजिशन तो पूरी तरह तैयार है जी, और हुकूमत इससे पहले भी जो अभी मुश्तरका इजलास उन्होंने बुलाया था और उसके बाद नंबर गेम पूरी ना होने की वजह से उसे मुलतवी करना पड़ा, ये बुनियादी तौर पर हुकूमत पे दूसरी दफ़ा अदम एतमाद हुआ है। जो सबसे पहले अदम एतमाद हुआ था और वो बड़ा एक वाज़ेह अदम एतमाद था, वो कौमी असम्बली से सेनेट की सीट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जीतना थी पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ये इलेक्टोरल कॉलेज वही है जो प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करता है। उसी इलेक्टोरल कॉलेज ने आपको अपोजिशन के एक मेंबर को सेनेटर मुंतखब कर दिया, यानी वो असम्बली की अक्सरियत की बुनियाद पे सेनेटर बन गया। तो बड़ा वाज़ेह एक जो है अदम एतमाद हो गया था उस वक्त, और उसके बाद जो वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद का वोट लिया था, आप यकीन करें कि असेंबली हॉल के अंदर कैमरामैन भी होते हैं, बाकी लोग भी होते हैं जो आपकी मुआवनत कर रहे होते हैं। जब ये वोट हुआ कॉन्फिडेंस का तो कैमरामैनों की भी गिनतियां बीच में हो गई, इस तरह का यानी जाली वोट कॉन्फिडेंस का लिया गया। तो अब मैं नहीं समझता आपने जो एलाइज हैं और वो अपनी बात नहीं कर रहे, खबरें तो ये हैं कि आप एक चीज चाहती नहीं है कि गवर्नमेंट, आप एक चीज देखें, नहीं वो हम बिल्कुल चाहते हैं, हम चाहते हैं जल्द अज जल्द अवाम की जान छूटे इस अजाब से। अभी जो सेनेटर कामिल अली आगा साहब ने एक बात की है ना, मैं बिल्कुल एक जुमले में कहूँगा, आप जरा उनकी बातें सुने।
उन्होंने कोई जाती गिला नहीं किया कि हमारी पार्टी को ये गिला है कि हमसे कोई वादा किया गया था वो पूरा नहीं किया गया। उन्होंने तमाम अवामी मसाइल की बात की है जो अपोजिशन कर रही है, महंगाई, अजाब अजाब अजाब। सही कह रहे हैं, लेकिन अगर इजाजत दें एतजाज एहसन साहब हमें, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन ही वाहिद हल है जो आपने आखिरी बात की थी, और वो बहुत जल्द होगा इंशाल्लाह। मार्च में, मार्च तो मैं समझता हूँ कि जाहिर है बीच में टाइम आपको चाहिए होता है, मोस्ट प्रोबेबली मार्च अप्रैल मौसम भी अच्छा होता है। You want election in that? मैम नहीं, पूरी कौम का वाहिद हल इस वक्त ये है कि इलेक्शन हो, नया मैंडेट आए और जो अवाम की तवक्कुआत हैं वो पूरी हो और इस मुश्किलात और अजाब से उनकी जान छूटे। राइट, एतजाज एहसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। बहुत अहम खबर आज की, आप की क्या राय है इस तमाम मामले पे? दोनों ही तरफ चीफ जस्टिस हैं, एक कह रहे हैं कि मैंने ये बात नहीं कही, दूसरे एफिडेविट दे रहे हैं कि मैंने ये बात कही है, उन्होंने ये बात सुनी है। एफिडेविट की तो कोई वक़्त नहीं है जब तक एफिडेविट अदालती किसी कार्रवाई में मुनासिब और मौजूद कार्रवाई में पेश न किया जाए और मुअल्लिफ को जिसने हलफनामा दिया है उसकी गिरा ना हो, उसके सवाल न पूछे जाएं और उसको जवाब देने का पाबंद ना हो, और वो भी हल्फन बयान देने का जिसमें उसको सजा भी हो सके, और वो मौजूद प्रोसीडिंग तो जब ही हो सकती है, वरना मैं इस किस्म के हलफनामे अपनी बगल में लिए फिरूं, बाजार में बांटता फिरूं उसकी कॉपियां, जिस तरह पैम्फलेट होते हैं कॉलेज के इलेक्शन में, यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में, उस तरह बांटता फिरूं कि ये हलफनामा देखे, उसकी क्या वक़्त है? कोई वक़्त नहीं, बिल्कुल कोई वक़्त नहीं। हाँ, अगर मियां नवाज शरीफ या मरियम बीबी अपनी मुद्दईयत में मुद्दई होके और एक मुकदमा करते हैं इस एफिडेविट की बुनियाद पर, और उसमें ये जज पेश होके, जज जो बीबी के जज हैं, जो एफिडेविट मुअल्लिफ पेश होके और अपने बयान की तस्दीक करते हैं, और फिर ये भी एक्सप्लेन करते हैं, गिरा होती है उनसे, ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किस तरह, क्या वो उसको रेन में कुछ हो गया, वैसे वो कह देते होंगे क्वाइटली, पर एक हाई कोर्ट के जज को वो मैं अपना के पास अपना रजिस्ट्रार भेज रहे हो और एक बनने से जिससे उनको एतबार नहीं, उसके सामने हिदायत दे रहे हो कि आप सजा देनी है या जमानत नहीं देनी। एक 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर को और उसकी बेटी को कोई छोटा मोटा केस भी नहीं कि भाई उसने साइकिल चोरी का हुआ है, वो साइकिल मिल गया, जाने दो उसको। ये एक 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि उसकी मुकदमे में आपने इसका करना है या उसका करना है, ये को मंतक मान सकता है कि ये किया जाए? फिर इस पे लंदन में क्यों यह अर्सी बयान हुआ जब मियाँ साहब भी लंदन में और दूसरे जज साहब भी लंदन में, ये लाहौर में या रावलपिंडी में यहाँ क्यों नहीं हो सकता था? जरूर ऐसे मतलब शहर में जाके, और फिर ये वही नोटरी पब्लिक है जिससे मियाँ साहब भी जिसकी खिदमात लेते रहे, हजारों लाखों हजारों में 10 हजारों में होंगे नोटरी पब्लिक बरतानिया में, लंदन में बैठे हुए। क्या उसमें इत्तेफाक है कि उसी के पास गए हैं ये, जिसके पास मियाँ साहब जाते हैं या जिसको मियाँ साहब बुला के उसके सामने हलफ लेते हैं? तो ये बहुत सारे सवाल इसमें उठते हैं कि आपने पहले क्यों नहीं किया, आपने इससे FIR क्यों नहीं दिलवाई, आपने इस पे कार्रवाई पहले क्यों नहीं की, अब क्या जरूरत पड़ी आपको, किससे मुलाकात हो के कोई आपको फर्क पड़ा और महसूस हुआ कि मुझे भी ये एफिडेविट दे देना चाहिए? कब कोई खुला तुझसे ये राज इनकार से पहले के बाद, तो वो पहले के बाद वाली बात होगी। बहुत कुछ गिरा हो सकती है, तो ये अदालत में पेश तो किसी से, तो इनके साथ जो वकलात कर सकते हैं, मैं समझता हूँ डिसीजन। फिर मियाँ साहब की अपना पास मरियम बीबी का ये है कि उन्होंने, आपको याद होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अरशद मलिक की टेप चलाई थी, और मैंने उसी दिन कहा था अगर ये अरशद मलिक की टेप लेके चले जाए मुस्लिम लीग वाले आज हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो परसों कल ये है कि परसों मियाँ साहब को बाहर ला सकते हैं, बरी करा सकते हैं जी। अगर ये टेप दुरुस्त टेप है, अगर ये टेप फेक नहीं है, अगर ये टेप में कट एंड पेस्ट जॉब और एडिटिंग नहीं हुई
और ये फोरेंसिक्स इसको साबित कर देता है कि मुस्लिम लीग वाले मियां नवाज शरीफ की तमाम मुश्किलात इस एक टेप से हल करा सकते हैं, पर अदालत में लेके जाए। आज तक किसी अदालत में नहीं लेके गए। इसी तरह ये एफिडेविट बाजार में चलाना चाहते हैं, लगता है अपनी मुद्दईयत में केस तो नहीं करना चाहते। वो अपनी मुद्दईयत में केस करें तो फिर उसको कोई अहमियत मिले या ना मिले, फिर अदालतों को फैसला करना पड़ेगा कौन सच्चा है कौन झूठा है और किसकी मंतकी बात है किसकी बात में मंतक नहीं है। और ये